नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज। 1 और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य। अगले 1 घंटे रहिएगा साथ, तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, सोनिया गांधी इस वक्त पेशी के लिए निकली हैं। तीसरे दौर की उनसे पूछताछ ईडी में होनी है और इससे पहले 2 बार उनसे पूछताछ हुई। पहली बार तकरीबन 2 घंटे उनसे पूछताछ हुई। कल जो पूछताछ हुई वो 6 घंटे की पूछताछ रही और आज एक बार फिर से उन्हें पेश होना था, जिसमें वो अपने घर से निकल चुकी हैं। थोड़ी ही देर में ईडी दफ्तर पहुंच जाएंगी। कल हमने तस्वीरें देखी थी जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उनके साथ ईडी दफ्तर तक गए थे। राहुल गांधी उसके बाद वापस लौटकर धरना प्रदर्शन करते नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। फिलहाल आज लगातार दूसरी बार है जब सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है। इससे पहले उनसे एक बार जब पूछताछ हुई तो वो 2 घंटे पूछताछ चली, फिर 6 घंटे, और आज देखना होगा कि कितनी पूछताछ होती है। लेकिन जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब रहती है, उस स्थिति में कल भी एम्बुलेंस की तैनाती, डॉक्टरों की तैनाती पूछताछ के वक्त की गई थी। आज भी कुछ वैसे ही प्रबंध किए गए हैं। थोड़ी देर में ईडी दफ्तर पहुंचेंगी सोनिया गांधी और तस्वीरें, क्योंकि प्रियंका गांधी उनके साथ, आपको तस्वीरों में ये जो कार आपको दिख रही है उसमें प्रियंका आपको नजर आ रही है। कल भी वो अपनी मां के साथ ईडी दफ्तर में मौजूद थी, वहां पहुंची थी क्योंकि तबीयत खराब थी। ईडी ने इजाजत दी थी कि परिवार का कोई उनके साथ रह सकता है, कहीं उनकी अगर तबीयत बिगड़ती है तो कोई उनके साथ रहे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रही है। मौसमी, प्रियंका आज पूरे दिन पूछताछ के दौरान वही रहेंगी या फिर वापस लौट आएंगी, क्या खबरें आ रही हैं? मौसमी, आपको आवाज मिल रही है? मुझे आवाज मिल रही है, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी जी जी, मौसमी आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। आपसे सवाल मेरा ये कि आज पूरे दिन पूछताछ के दौरान प्रियंका साथ रहने वाली हैं या फिर वापस लौट आएंगी? जी देखिए, कल जिस तरह से 11 बजे सोनिया गांधी गई थी, उसके बाद लंच ब्रेक में वो वापस आई और दोबारा गई। ठीक है, आपको रोकेंगे। इस बीच बड़ी खबर आ रही है क्योंकि ईडी के अधिकारों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि गिरफ्तारी का अधिकार जो ईडी के पास है उसे बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी को पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी का अधिकार बरकरार रहेगा। ये एक बड़ा और अहम फैसला। 240 याचिकाएं दायर की गई थी जिसपे आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना था। इस पर अब एक अहम फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। कई याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी थी, आज फैसला आना था। मुनीश पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। मुनीश, फैसले के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है? और मुनीश, आपको आवाज मिल रही है? एक बार फिर आपको बता दें, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। इस फैसले में ईडी के गिरफ्तारी के अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारों की लक्ष्मण रेखा क्या होगी, उसका दायरा क्या होगा, इसको लेकर तमाम अहम फैसले आप सुप्रीम कोर्ट की ओर से आने हैं। और ऐसे में ईडी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। मुनीश, इस बड़े फैसले के अलावा सुप्रीम कोर्ट की ओर से और क्या कुछ कहा गया है? जी देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें 240 पिटिशनर थे और उसमें जो देश के सबसे बड़े वकील हैं उन सभी लोगों ने पीएमएलए के अंदर जो पावर मिलता है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को, उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ था। लेकिन कोर्ट ने सभी मामलों को सुनने के बाद आज जो आदेश दिया है उसमें ज्यादातर जो मांगे थी उसको ठुकरा दिया है। अमूमन धारा 19 सेक्शन 19 जो बोला जा रहा था पीएमएलए एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत ईडी के पास में पावर होता था कि वो किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं और 24 घंटे के अंदर उसको एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। उसको चैलेंज किया था कि ईडी की गिरफ्तारी जिस तरीके से वो सही नहीं है, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट में यह भी चैलेंज किया गया था कि जिस तरह से ईडी समन कर देती है उसमें ईडी के पावर को कम किया जाना चाहिए
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी बरकरार रखा है, यानी कि ईडी के पास में वह भी पावर रहेगा। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें याचिका यह दायर की गई थी और इसको चैलेंज किया गया था कोर्ट के सामने कि जो ईडी है उसकी ईसीआईआर, जिसको एफआईआर के बराबर बोला जाता है, वो कभी भी आरोपी को देती नहीं है। और इसके पीछे की दलील दी गई थी कि जब तक कि आरोपी के पास में ईसीआईआर यानी कि एफआईआर की कॉपी नहीं होगा तो आरोपी अपने आप को बचाव कैसे करेगा, कोर्ट के सामने बचाव अपना कैसे कर पाएगा। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पे ये बोला कि इस पूरे मामले में जो ईसीआईआर होती है उससे किसी भी शख्स को या फिर पीड़ित पक्ष को या फिर डिफेंस को देने की जरूरत नहीं है, यानी कि ईडी के पास में वह पावर अभी भी बरकरार रहेगी कि उनको ईसीआईआर देने की जरूरत नहीं है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो बात थी वो बेल को लेकर थी, क्योंकि आप देखेंगे कि ईडी के कई मामलों में बेल नहीं मिलती है। जो आरोपी होते हैं कई महीनों तक, सालों तक उनको बेल नहीं मिलती है। इसको सेक्शन 45 पीएमएलए एक्ट के तहत लोगों ने इसको जो पिटिशनर थे उन्होंने चैलेंज किया हुआ था, लेकिन कोर्ट ने उससे भी कहा हुआ है कि धारा 45 पीएमएलए के तहत जिस तरीके से कोर्ट के पास में पावर होता है बेल को रिजेक्ट करने का, वह भी बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि ईडी ऐसे मामलों से जूझती है, ऐसे मामलों का इन्वेस्टिगेशन करती है जो कि देश में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन सभी पिटीशंस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का अभी तक का फैसला आया हुआ है उसमें जो मांगे की गई थी याचिकाकर्ताओं की तरफ से, उसको एक के बाद एक सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। जी ठीक है, संजय भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, किस तरीके की दलीलें कोर्ट में रखी गई, क्योंकि 240 याचिकाएं, तो जाहिर तौर पर एक लंबी सुनवाई, उसके बाद ये बड़ा आदेश, किस तरीके की दलीलें रही कोर्ट में? जी हाँ, लंबी सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट का आदेश आया। सबसे बड़ी चीज है कि ईडी के अधिकार क्षेत्र की लक्ष्मण रेखा सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, लौटेंगे संजय आपके पास, आपकी ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से बता दें, क्योंकि कई सारे ऑब्जर्वेशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किए गए, जिसमें कहा गया कि गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा जाएगा। मुनीश, और सबसे बड़ा सवाल जो लगातार ईडी के ऊपर उठाया जाता था कि समन को लेकर भी अहम फैसला दिया गया है। जी बिल्कुल, समन को लेकर भी इस तरह के सवाल खड़े किए गए थे कि जिस तरीके से ईडी अपने मामले की जांच शुरू करती है, उसके बाद में एक के बाद एक कई दिनों तक आरोपियों को पूछताछ करने के लिए बुलाती है। इससे जो आरोपी होते हैं वो परेशान होते हैं, उनके फंडामेंटल्स राइट यानी कि जो मौलिक अधिकार है उसका हवाला दिया गया था कि मौलिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मांग को भी ठुकराते हुए साफ तौर पे ये कहा कि जिस तरीके से ईडी के पास में पावर दिए गए हैं वो इसी वजह से दिए गए हैं ताकि वो मामले की सही तरीके से जांच कर सके, और इस याचिका को भी उन्होंने ठुकरा दिया। तीन मैं महत्वपूर्ण चीजें बोलूंगा इसमें। सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जो फैसला दिया हुआ है, और अब तक तो सारी याचिकाओं पर फैसला आ भी चुका है, जो फैसला दिया हुआ उसमें तीन सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहले ईडी किस तरीके से जांच करता है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इस याचिका को हम यहीं पर रद्द करते हैं। इंक्वायरी वो जिस तरीके से करती है ईडी, वो सही अपने तरीके से करती है। गिरफ्तारी को जो लेकर बात की गई थी, गिरफ्तारी में भी ईडी को लेकर, पीएमएलए एक्ट को लेकर साफ तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिस तरीके से गिरफ्तारी होती है उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। वो पीएमएलए के तहत ईडी के पास पावर है किस तरह से आरोपी को गिरफ्तार करना है, उसको लेकर चैलेंज किया गया था। और बेल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल खड़े किए गए थे पिटिशनर्स की तरफ से कि धारा 45 के तहत जब कोर्ट बेल देती है तो उस वक्त कोर्ट ये देखती है कि क्या जो आरोपी है बेल के बाद में किसी क्रिमिनल ऑफेंस में यानी कि किसी आपराधिक साजिश में शामिल हो सकता है या नहीं हो सकता है, और इसी वजह से कई बार बेल रिजेक्ट हो जाती थी। इस मांग को भी जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ठुकरा दिया है। तो कई ऐसी बड़ी चीजें थी जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सभी याचिकाकर्ता पहुंचे हुए थे। और ईडी को लेकर देखिए, इसमें जो बहुत सारे याचिकाकर्ता थे वो विपक्षी पार्टी के भी थे। लगातार केंद्र सरकार और ईडी के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि ईडी जिस तरीके से काम करता है वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कहने पर काम करता है। इसके लिए आज का फैसला बेहद महत्वपूर्ण जाता है। न सिर्फ ईडी के पास में जो पावर रहती है, जो शक्ति रहती है जांच करने की, बल्कि उन मामलों को लेकर भी जिसमें कई विपक्षी दल के नेता या तो गिरफ्तार हुए हैं या वो जांच की घेरे में हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद एक साफ कर दिया कि जो भी। ठीक है मुनीश, आ रही हूं आपके पास। संजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, अपनी बात पूरी कीजिए। जी हाँ, मेरा ये कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींची है, जिस पर सवाल उठाए गए कि वो लक्ष्मण रेखा ही तय नहीं है जिसका
ईडी उल्लंघन कर रही है, प्रवर्तन निदेशालय उल्लंघन कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने लक्ष्मण रेखा खींच दी है और ये कहा है कि जिस नियम प्रावधानों के तहत ईडी कार्रवाई कर रहा था वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या इन प्रावधानों को मनी बिल की तरह ट्रीट किया जाए, इस पर सुनवाई 7 जजों की पीठ करेगी, यानी लार्जर बेंच इस पर सुनवाई करेगी। क्योंकि पहले ही 5 जजों की पीठ इस पर फैसला कर चुकी है, उसकी समीक्षा करनी है तो 7 जजों की पीठ ही इस पर फैसला करेगी। वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। माजिद मेमन साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका आज तक पर। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसको किस तरीके से देखते हैं? हेलो जी देखिए, ऐसा है, ये मामला पीएमएलए एक ऐसा कानून है कि जिसमें गिरफ्तारी के बाद किसी भी नागरिक को तुरंत जमानत भी मिलना दुश्वार हो जाता है। इसलिए नतीजे के तौर पर हमारी जेलें अंडर ट्रायल प्रिजनर से भरी पड़ी हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ अखबार में आंकड़े भी थे, कल भी थे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने भी ये बात कही कि अंडर ट्रायल एक्यूज्ड अगर बहुत ज्यादा होते हैं तो ये एक अच्छी निशानी नहीं है, अच्छी अलामत नहीं है। इसलिए जमानत के लिए थोड़ा सा लीनियंसी होनी चाहिए। अब जैसे पीएमएलए जैसे कानून में जहां जमानत का वहां प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है गिरफ्तारी के बाद, वहां गिरफ्तारी के समय ही अथॉरिटीज को, पुलिस वालों को, जो ईडी है या जो सीबीआई है, जो भी लोग पुलिस वाले हैं, उन लोगों को गिरफ्तार करने से पहले अच्छी तरह विचार करना चाहिए क्या गिरफ्तारी जरूरी है। और इसी पर बहस चलती है और उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार, एक से ज्यादा बार ये कहा है कि आपके पास अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो उस गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग करना जरूरी नहीं है। आपके पास अधिकार बिल्कुल है, लेकिन उन अधिकारों का प्रयोग करना या नहीं करना उस पर आपको विचार करना चाहिए। 1994 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जोगेंद्र कुमार, जिसमें पावर टू अरेस्ट इज वन थिंग एंड यूजिंग द पावर टू अरेस्ट इज अनदर थिंग। तो इसलिए पीएमएलए में भी थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए कि गिरफ्तारियां नहीं ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अनीशा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। अनीशा, जरा एक बार विस्तार से समझाइए कि आज किस तरीके से अपने आदेश में क्या क्या बड़ी बातें कोर्ट की तरफ से कही गई हैं, जिस तरीके का जिक्र हो रहा है, क्या कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं आगे के लिए, क्या जानकारी मिल रही? देखिए नेहा, बहुत डिटेल्ड जजमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने आज दी है। सबसे बड़े अगर आपको मैं 5 बिंदु बता दें तो अब ईडी के पास जो इंक्वायरी करने की पावर है, इन्वेस्टिगेशन की पावर है, लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की पावर है, उसको पूरी तरह से सही माना है कोर्ट ने कि ईडी जिस तरह से पूछताछ के लिए लोगों को बुला रही है वो बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि ईसीआईआर जो होती है, जो एफआईआर ईडी जो कंप्लेंट लिखती है, उसकी कॉपी अक्यूज को देना जरूरी नहीं है। हालांकि और कोर्ट ने ये तक कह दिया है कि प्रेडिकेट ऑफेंस, यानी कि ईडी के जो कानून है उसमें एक पॉइंट ये पिटिशनर्स ने रेज किया था कि अगर जो पहले का जो ऑफेंस है, जैसे सीबीआई ने कोई केस दाखिल किया, एफआईआर करी, उसके बाद आपने मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाला, तो अगर उस केस में आप बरी हो गए या वो केस में एफआईआर ही नहीं तो क्या ईडी वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? उस पर कोर्ट ने साफ कहा है कि ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो स्टैंड अलोन ऑफेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है आज जो कोर्ट ने कहा है कि स्टैंड अलोन ऑफेंस को लेकर जो कहा गया है आज की मनी लॉन्ड्रिंग में जो होता है, क्योंकि उस पर सबसे ज्यादा बहस हुई थी सुप्रीम कोर्ट में। लोगों ने कहा था, पिटिशनर्स ने कहा था कि इस तरह से अगर आप ये करें कि सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है, कोई एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आप मनी लॉन्ड्रिंग कर देते हैं, उसको भी कोर्ट ने कहा है ये ऐसा हो सकता है ये कि मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है। दूसरी बात ये भी कोर्ट ने कही है कि जो मुद्दा उठा था कि ईडी को जो एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं, जो पीएमएलए की अमेंडमेंट की गई है, वो मनी बिल के तहत कैसे की जा सकती है, वो मुद्दा अब 7 जजों की बेंच सुनेगी कि आखिर मनी बिल होता क्या है, वो उसमें किस तरह से पारित किया जा सकता है कोई मुद्दा। उसमें कोर्ट ने कहा है कि इस तरह से आप पारित कर सकते हैं या नहीं, वो 7 जजों की बेंच देखेगी। प्रेडिकेट ऑफेंस में एफआईआर हुई है या नहीं, वो ईडी इंक्वायरी को नहीं रोका जा सकता। ये सबसे बड़ा
कोर्ट ने आज फैसले में अपने कह दिया है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुद्दा ये उठता है कोर्ट्स के सामने कि जो मेन ऑफेंस है कि किसी के खिलाफ करप्शन का केस है या डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस है या कोई भी और ऑफेंस का केस है, उसमें तो कोर्ट उसमें या तो बरी हो गए या फिर एफआईआर हुई नहीं, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो है उनकी प्रॉपर्टी जब्त करके उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू कर दिया। कोर्ट ने आज साफ कह दिया है कि ये किया जा सकता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अलग ऑफेंस है, वो उस पर इंक्वायरी अलग से हो सकती है। और जो 2 कंडीशंस हैं बेल की, ये भी सबके लिए बहुत जरूरी रहेगा जानना नेहा, कि जो 2 ट्विन कंडीशंस हैं बेल की उनको भी अपहोल्ड किया गया है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग एक इकलौता ऑफेंस है भारत में जिसमें बेल के टाइम पर ही आपको ये दिखाना होता है कि प्राइमा फेसी आप गुनहगार नहीं है और आपने ऐसा कोई काम किया है, ये नहीं कहा जा सकता कि आपने कोई ऐसा काम किया है, क्योंकि वो जो इशू है हर किसी और ऑफेंस में ट्रायल का मुद्दा होता है कि आपने किया या नहीं किया, वो बाद में देखेंगे। अभी आप बेल पर ये देखिए कि आप दोबारा से कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे। लेकिन पीएमएलए में इकलौता ऑफेंस है, जब बेल लेने जब आप जाते हैं तब मजिस्ट्रेट को ये देखना होता है कि आपके खिलाफ क्या ऐसा कोई आरोप है जो जिसमें लग रहा है प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि आपने कुछ गड़बड़ की है, और अगर ऐसा लगता है कि आपने गड़बड़ की है तो बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि बेल जो स्ट्रिक्ट कंडीशन है उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने आज अपहोल्ड किया है, और ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि ये जो मुद्दे हैं इनको लेकर काफी सवाल उठे थे कोर्ट की हियरिंग के दौरान, और इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट भी होगा, क्योंकि जितने केस आप आजकल भी देख रहे हैं, जितने लोगों के खिलाफ पीएमएलए के केसेस बनते हैं, आप दिल्ली में सत्येंद्र जैन का केस देख लीजिए, आप उससे पहले ये कार्ति चिदम्बरम और पी चिदम्बरम का केस देख लीजिए, आप ये तमिलनाडु के केसेस देख लीजिए, कर्नाटक के देख लीजिए, हर बारी बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। सत्येंद्र जैन के केस में भी अगर आप देखें तो ईडी साफ कह रही है कि देखिए हमारे पास तो प्राइमा फेसी एविडेंस है, हम तो ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि पैसा खाया गया, इसलिए आप बेल नहीं दे सकते। नॉर्मल कोई भी केस, कोई भी और ऑफेंस होता है, कोई भी और आरोप होता है, तो ये आर्ग्यूमेंट नहीं होती है, ये दलील नहीं होती है कि हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कुछ सबूत है इसलिए आप इनको बेल नहीं दे सकते। ये सिर्फ और सिर्फ पीएमएलए में ये प्रावधान है, और इन प्रावधानों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है, जो बहुत बड़ी बात है देश में चल रहे केसेस के लिए, क्योंकि याद रखिएगा देश में इस वक्त एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के हाथ में 3000 से ज्यादा केस हैं, जिनमें बहुत सारे बैंक फ्रॉड के केस हैं, बहुत सारे ऐसे केस हैं जिनमें लोगों ने लोन फ्रॉड्स करे हैं। आपने 5 प्रमुख बिंदु बताए, और साथ ही जिस तरीके से आज लक्ष्मण रेखा तय कर दी गई है, ईडी की कई सारी चीजों को बरकरार रखा है, उनके दायरे में कई सारी पावर्स रखी गई हैं। क्या कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स भी सुप्रीम कोर्ट ने साइट किए जिन एग्जाम्पल्स के तहत इस पूरे फैसले को सुनाया गया? और साथ ही ये भी बताएं कि जो ये 5 अहम बिंदु आपने बताए हैं उनके दायरे को लेकर, इसमें सबसे ज्यादा याचिकाएं किस पावर को लेकर थी? देखिए नेहा, कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल तो कोर्ट नहीं देती है, और वैसे भी जो अभी फैसला सुनाया गया है वो सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट जो है वो सिर्फ 5 से 10 मिनट को लेकर कोर्ट ने अपना जो मेन पॉइंट्स थे वो बताए हैं। अभी पूरी डिटेल्ड जजमेंट जो है वो हमारे सामने नहीं है। हालांकि ये याद रखिएगा 242 याचिकाएं कोर्ट के सामने थी, जिनमें कार्ति चिदम्बरम की भी याचिका थी, शिवेंद्र मोहन सिंह की भी याचिका थी, अनिल देशमुख के साथ एक को अक्यूज थे उनकी भी याचिका थी, बीएस हुड्डा के साथ एक लैंड स्कैम के को अक्यूज थे उनकी भी याचिका थी, महबूबा मुफ्ती के खिलाफ ईडी इंक्वायरी के लिए एक याचिका आई थी, वो भी यहाँ पर थी। लेकिन ज्यादातर जो आप देखें वो बिजनेसमैन के खिलाफ या उन लोगों के खिलाफ हैं जिन्होंने बैंक लोन्स लिए हैं या बिजनेस में कुछ ठगी करी है। लेकिन आप अगर ये मेन बिंदु देखें, सबसे ज्यादा याचिकाएं जो थी वो इन्हीं चार मुद्दों पर थी कि क्या ईडी अफसर इस तरह से किसी को भी सामने अपने बुलाकर इंक्वायरी करके एकदम अरेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा नॉर्मल पुलिस ये काम नहीं कर सकती। नॉर्मल पुलिस को पहले एफआईआर करनी होती है, उसके बाद इंक्वायरी करनी होती है, उसके बाद नोटिस देके अरेस्ट होता है। ईडी और डीआरआई सिर्फ एजेंसियां हैं जो किसी को सवाल पूछने के लिए एज विटनेस बुला सकती हैं और वहीं के वहीं उसको अरेस्ट भी कर सकती हैं। ये मुद्दा सबसे पहले सबसे ज्यादा कोर्ट के सामने
सामने लड़ा गया कि बिना नोटिस की इस तरह से आप अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि ये पावर जो पावर है वो बरकरार रखी है। दूसरी बात, जो बेल का मुद्दा था कि आप इस तरह से बेल क्यों नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों इस तरह से किया गया है कि फाइनेंशियल जो क्राइम्स है उसमें बेल को इतना डिफिकल्ट रखा गया है कि ज्यादातर लोगों को कई कई महीनों तक बेल नहीं मिलती है, और जो पूरा ट्रायल चाहे जब तक चले लेकिन बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको भी कोर्ट ने बरकरार रखा है कि बेल के कंडीशंस जो हैं वो वाजिब है, वो आर्बिट्ररी नहीं है, और जो कोर्ट ने ये कहा है कि वो रीजनेबल है, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है इस पीएमएलए एक्ट का, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का, जो जिस वजह से एक्ट बनाया गया, जिस वजह से ये कानून बनाया गया, वो ये था कि फाइनेंशियल क्राइम्स पर और जो दूसरे क्राइम्स से लोग पैसा अर्जित करते हैं उसको फिर साफ पैसा दिखाकर वो उसका फायदा उठाते हैं, उस पर लगाम लगे। इसलिए उस पैसे की जो जिसके पास वो पैसा आया है वो उस पैसे का मजा ना ले सके, इसलिए ये एक्ट बना है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल नेक्सस है, क्योंकि ये इस वजह से है ताकि जिसने ये गंदा पैसा लिया है वो उसका इस्तेमाल ना कर सके। इसलिए अटैचमेंट का प्रोविजन जो है, एक बिंदु मैं और बताऊंगी नेहा, अगर आप मुझे अगर 20 सेकंड और दें। अटैचमेंट प्रोविजन जो है उसको भी बरकरार रखा है कोर्ट ने, यानी कि ईडी जो है वो प्रॉपर्टी जब्त कर लेती है, वो भी सही माना है कोर्ट ने। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कोर्ट के सामने आए थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे ये बोला गया था कि ईसीआईआर की कॉपी तो दे दीजिए अक्यूज को, ताकि उसको पता तो हो कि उसके खिलाफ आरोप क्या है। कोर्ट ने कहा है कि ईसीआईआर कॉपी देना जरूरी नहीं है, केस बाय केस के बेसिस पर मैजिस्ट्रेट ये डिसाइड कर सकता है कि कॉपी या कोई डिटेल्स देनी है या नहीं। तो ये भी बहुत बड़ी कोर्ट ने आज फैसले में अपनी बात कही। ठीक है, संजय भी हमारे साथ हैं। संजय देखिए, क्योंकि अब जो एक तरफ तो देखिए आज पेशी होने वाली है, सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं ईडी दफ्तर, थोड़ी देर में उनसे सवाल जवाब होंगे। दूसरी तरफ आज ये बड़ा फैसला आ चुका है। लेकिन संजय, सवाल ये हो जाता है, जैसे सोनिया गांधी के केस में लगातार विपक्ष की तरफ से कहा गया कि आपने एफआईआर, जिसको ईसीआर कहा जाता है वो दर्ज नहीं हुई, उसके अलावा उनसे पूछताछ हुई। क्या इसको लेकर भी कोई याचिका कोर्ट के सामने रखी गई कि पहले आप ईसीआर दर्ज तो कीजिए, उसके बाद समन भेजिए, उसके बाद आप बुलाइए? तमाम प्रावधानों को लेकर अलग अलग याचिकाएं हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि विपक्ष, खास तौर से याचिकाकर्ता वाला विपक्ष, जिन मुद्दों को उठा रहा है उन पर उनको कामयाबी नहीं मिली है, उनको झटका मिला है। और साथ ही जब ये कहा जाता है कि गिरफ्तारी अवैध है और अपनी लक्ष्मण रेखा लांघ कर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर मनमानी कर रहा है राजनीतिक इशारों पर, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि ईडी अगर ईसीआईआर दर्ज करता है वो भी सही है, इसके साथ ही वो गिरफ्तारी भी कर सकता है। तो जैसा कि मेमन साहब बता रहे थे कि गिरफ्तारी कर सकता है लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन ये तो ईडी के विवेक पर निर्भर करता है, जांच अधिकारियों की टीम के विवेक पर निर्भर करता है कि आखिर वो इसमें क्या चाहते हैं और किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रही बात इस बात की कि इसमें जो संशोधन किए गए वो मनी बिल के तौर पर किए गए, इसकी जांच, इसकी सुनवाई अब 7 जजों की पीठ करेगी, क्योंकि इससे पहले 5 जजों की पीठ, संविधान पीठ, इस मामले में सुनवाई कर चुकी है, फैसला दे चुकी है। लिहाजा अब उसकी समीक्षा के लिए कि क्या सरकार को इस तरह के मामलों को मनी बिल की तरह ट्रीट करने का अधिकार है, क्या ये असंवैधानिक है, संविधान की भावना के खिलाफ है, इन तमाम चीजों पर 7 जजों की पीठ फैसला करेगी। तो अब चीफ जस्टिस, उनके ऊपर है कि वो कितनी जल्दी या कब 7 जजों की पीठ गठित करते हैं और वो फिर इस मामले की सुनवाई कितने दिनों में करती है, ये देखना होगा। हालांकि संविधान पीठ अमूमन जब सुनवाई शुरू करती है तो 3 से 5 दिन के अंदर एक मामला निपट जाता है, बशर्ते कि वो मामला बहुत पेचीदा ना हो, जिसमें बहुत सारे पक्षकार ना हो, तो ये इस पर निर्भर करेगा। फिलहाल ईडी की जो पुरानी लक्ष्मण रेखा थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले के जरिए मजबूत कर दिया है। अधिकतर मामलों में कोर्ट ने ये कहा है कि जिन पर सवाल उठाए गए थे ईडी के अधिकार क्षेत्र को लेकर, वो सवाल बेबुनियाद और बेमानी हैं। यानी ईडी जिस तरह से काम कर रहा है वो अपने आप में सही है, क्योंकि जब आपके ऊपर आरोप लगे तो ये बर्डन ऑफ प्रूव करने का बर्डन उस पर होता है, जो अक्यूज्ड होता है वो अपने आप को निर्दोष कैसे साबित करता है, ये बर्डन उसके ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में माना है। फैसला चूंकि बहुत विस्तृत है और सिर्फ ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट में सुनाए गए हैं, लिहाजा ये देखना जरूरी होगा कि फैसले में अंदर क्या है। क्या कोर्ट ने, ये तो तय है कि पुराने कई जजमेंट कोर्ट ने कोट किए होंगे अपने जजमेंट में,
लेकिन क्या किसी स्पेसिफिक घटना का, किसी स्पेसिफिक नेता के केस का जिक्र किया है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि जजमेंट को स्टडी करना, उसको पढ़ना भी अपने आप में एक बड़ा काम होता है। बिल्कुल संजय, लौटेंगे आपके पास। मुनीश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। मुनीश, देखिए, जाहिर तौर पर प्रवर्तन निदेशालय के लिए भी एक राहत भरी खबर है, क्योंकि जितने भी उनके पास अभी तक अधिकार थे उन्हें बरकरार रखा गया है। जितने तरीके के आक्षेप और आरोप लगे उन पर, उसके तहत कहीं ना कहीं कार्रवाई में दिक्कत, उसमें बाधा आ रही थी। अब ये माना जाए कि ईडी एक स्वावलंबी के तौर पर और इस आरोप को झेले बिना कि वो सरकार की परछाई में काम करती है, इसके तहत स्वच्छंद रूप से काम कर सकती है। जी बिल्कुल, और ईडी के कई अधिकारियों से मैं लगातार संपर्क में था, वो भी बेसब्री से इस ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि देखिए, मैं सिर्फ आंकड़े देना चाहूंगा आपको। साल 2012 से लेके इस साल तक, यानी कि पिछले 10 सालों में ईडी ने लगभग 29,000 केस फाइल किए हुए हैं। लगभग 24,000 केस जो हैं वो 24,800 केसेस फेमा के तहत और पीएमएलए के तहत लगभग उन्होंने 4,000 से ऊपर केस फाइल किए हुए हैं। तो इन सभी 29,000 केसेस पे अगर कोई बदलाव होता पीएमएलए एक्ट में तो उस पर फर्क पड़ने वाला था। अब कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो हैं राहत की सांस ले रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो मसला था इस पूरे, अगर आप ऑर्डर को सही तरीके से देखें तो एक मसला था कि जब ईडी किसी का बयान दर्ज करती है धारा 50 पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, तो उस जो बयान होता है आरोपी का, उससे एविडेंस के तौर पे माना जाता है। यानी कि जब मैं बात कर रहा हूं, सोनिया गांधी इसी ईडी दफ्तर में मौजूद हैं और उनका जो बयान है वो सेक्शन 50 पीएमएलए एक्ट के तहत दर्ज किया जा रहा है। यानी कि वो जो भी बोलेंगी कोर्ट में वो बतौर सबूत ईडी उसको पेश कर सकता है। इसको लेकर चैलेंज किया था पिटिशनर्स ने, जिसको कि कोर्ट ने माना हुआ है कि नहीं, ईडी के पास में अधिकार है कि वो जिसका भी बयान दर्ज करेंगे वो बतौर सबूत कोर्ट में पेश कर सकते हैं। और ये जो बयान दर्ज होता है उसको लेकर कई बार आरोप लगे थे कि आरोपी जब आता है तो अधिकारी जो है उससे डराते हैं, धमकाते हैं और उसके बाद प्रेशर के अंदर उसके बयान लिया जाता है। लेकिन ईडी, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे इस बात को नकार दिया, यानी कि ईडी को वो पावर रह जाती है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें बताना चाहूंगा, जब ईडी के पास में कोई मामला आता है और आरोपी से पूछताछ होती है तो पीएमएलए कानून के तहत यह कहा गया है कि द ओनस इज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज इनोसेंट, यानी कि जो आरोपी है। मुनीश, आप रहिए और नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। दो बड़ी खबरें ईडी से ही जुड़ी हुई। ईडी आज तीसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से अब से कुछ ही देर बाद शुरू करेगी। सोनिया गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। वहीं पीएमएलए को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को बरकरार रखा है। कई अहम बिंदु जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा। 240 याचिकाएं थी पीएमएलए को लेकर, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से पावर और ईडी का जो अधिकार दायरा है उसे बरकरार रखा गया है। गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा गया है। वहीं ये भी कहा गया है कि अगर ईडी समन भेजती है तो वो भी ठीक है, क्योंकि कई ऐसी याचिकाएं थी जिसमें ईडी के अधिकारों को चैलेंज किया गया था। उसी को लेकर एक लंबी सुनवाई का दौर चला और आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें 5 अहम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का फोकस रहा और इस पूरे मामले में ईडी के अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। आरोपी को गिरफ्तारी से पहले ECIR देना जरूरी नहीं है। सुप्रिया भारद्वाज हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है सोनिया गांधी से? सुप्रिया, अगर आवाज आप तक पहुंच रही हो तो जरा बताइए, पूछताछ शुरू हो गई? यह विषय जो उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये न देश के लिए है आवश्यक, न ही पार्टी के लिए। ये एक परिवार को बचाने की एक कुत्सित प्रयास है और परिवार को ही बचाने का प्रयास चल रहा है। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। उस घोटाले के बारे में एजेंसीज को जवाब देना ये उनकी आवश्यकता है और यही करने की आवश्यकता है। लेकिन यह परिवार
अपने आप को देश से ऊपर, कानून से ऊपर समझता है। इसलिए इनसे कोई पूछे, हिमाकत करे कि इनसे कोई पूछे, ये इन्हें नागुजार है, यानी ये इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और ईडी के जुरिस्डिक्शन को अपहोल्ड किया गया है। कानून अपना काम कर रहा है और कानून के सामने विषयों को रखना ये किसी भी व्यक्ति का अधिकार भी है और यही आवश्यक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और जिस तरीके से एक परिवार को कानून से ऊपर समझने के जो कुत्सित प्रयास है, यह इस देश में चलने वाला नहीं। देश कानून से चलता है, देश नियमों से चलता है और नियम सबके लिए बराबर है और नियम का, कानून का जवाब देना ये सबकी जिम्मेवारी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी और ये परिवार, इनको नियम के अनुसार चलना चाहिए और कानून का जवाब देना चाहिए। कानून में सारे प्रावधान हैं। So the Congress party is taken to the streets basically protesting against Sonia Gandhi and saying that your government is misusing agencies. No, how we have been misusing the agencies? You know how ED has been working and how lakhs of crore of rupees have been recovered by ED itself and by other agencies. इन्होंने देश के लिए काम किया है और कोई भी एजेंसी कोई भी काम करती है वो कानून के दायरे में करती है और किसी भी एजेंसी की बात किसी को पसंद नहीं है तो उसके लिए कानून के दरवाजे खुले हैं। वन शुड टेक द लीगल कोर्स ऑफ एक्शन। और सड़कों पर आना यह कहीं न कहीं अपना कानूनी पक्ष को दर्शाता है और कानून में लड़ने में कमजोर महसूस करने की बात है। Sir, one bite in English on the court verdict that has come out as far as PMLA is concerned. No, court has just now upheld the PMLA and the ED's jurisdiction, and the Supreme Court has said very clearly that they have that jurisdiction and PMLA is within the ambit of the legal. ठीक है, तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे। सुप्रिया लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सुप्रिया, देखिए, एक तरफ जहां आज ये बड़ा फैसला, वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी को पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। क्या पूछताछ शुरू हो चुकी है? जी, कांग्रेस की अध्यक्षा जो है सोनिया गांधी इस समय ईडी के दफ्तर में है, लेकिन अर्पिता मैं आपको एक और दृश्य दिखाना चाहूंगी। वही जगह है जहाँ पर कल सांसद जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे और आज यहाँ पर जो बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को उस तरफ जाने नहीं दिया जाएगा और कहा यही जा रहा है कि विपक्ष के जितने भी सांसद हैं वो अंदर विजय चौक पे जो गांधी जी की प्रतिमा है वहां से प्रोटेस्ट मार्च करते हुए बाहर आएंगे। और यही वो जगह जहाँ इसमें आपको पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स दिख रही है। यहीं पे कल कांग्रेस के जो सांसद है वो प्रदर्शन कर रहे थे और यहीं पे वो लोग जो है बैठ गए थे धरना देने के लिए। राहुल गांधी भी जो है कल इसी जगह पे बैठे रहे थे। काफी देर तक हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली पुलिस वर्सेस कांग्रेस एमपीज चल रही थी, लेकिन फाइनली उनको डिटेन कर लिया गया। और आपको मैं पूरा जो है दृश्य में दलबीर को कहूंगी, पूरा दृश्य आपको यहाँ पे दिखाएं कि किस तरीके से वहां से भी बैरिकेडिंग कर दी गई है, उधर से भी किसी को आने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तो आपको दिख ही रहा है कि बैरिकेडिंग हुई है। दिल्ली पुलिस के तमाम जितने वरिष्ठ ऑफिसर्स है वो लोग यहाँ पर मौजूद है। साथ में जो है अनाउंसमेंट्स की जा रही है कि यहाँ पर सेक्शन 144 है, यहाँ पर आप लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। पुलिस की जो बसेस है वो भी स्टेशन है। कहा यही जा रहा है कि अगर एमपीज वहां से प्रोटेस्ट मार्च करते हुए यहाँ बाहर आएंगे संसद भवन से तो यहाँ पर उनको जो है वो डिटेन कर लिया जाएगा। यहाँ परमिशन नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने जो है वो अपना बंदोबस्त करके रखा हुआ है और अंदर जो विपक्ष के सांसद हैं वो इस समय जो है गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और संसद के दोनों हाउसेस के अंदर भी उन्होंने जो है मांग उठाई है कि जीएसटी के ऊपर, इसके साथ साथ किस तरीके से ईडी का एलिजेड मिसयूज हो रहा है विपक्ष के नेताओं के खिलाफ, उसके ऊपर, और साथ में जो है जो सस्पेंशन हुई है टीएमसी के, डीएमके के और कांग्रेस के सांसद लोकसभा और राज्यसभा ताकि धरना प्रदर्शन का जो असर है उसे कम किया जा सके। सुप्रिया हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई, मनीष पांडे हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, लगातार सवाल इस बात को लेकर भी किए जा रहे हैं, पहले दौर में 2 घंटे पूछताछ, दूसरे दौर में 6 घंटे पूछताछ, आज तीसरे दौर की पूछताछ होनी है। पहला सवाल तो ये कि कितने घंटे आज की पूछताछ चलेगी और अभी और ऐसे कितने राउंड्स बाकी हैं? जी बिल्कुल नेहा, मैं सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखा दूं। ईडी मुख्यालय के ठीक सामने मौजूद है जहां पर सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है और यहाँ पे आप देख सकती हैं किस तरीके से बैरिकेड लगाया गया है। ये पहले लेवल की बैरिकेडिंग है, इसके बाद 2 और लेवल की बैरिकेडिंग है और उसके बाद ईडी का मुख्यालय शुरू होता है। यानी कि
सुरक्षा के चाक चौबंद यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं। अब जो आपने सवाल किया था कि सोनिया गांधी से, देखिए अभी तक 8 घंटे की पूछताछ हो चुकी है 2 दिनों में, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं उनका ये कहना है कि कई ऐसे सवाल अभी भी बाकी रह गए हैं जिसका जवाब सोनिया गांधी ने नहीं दिया है, और इसी के लिए बहुत मुमकिन है कि आज सोनिया गांधी से पूरे दिन सवाल जवाब होंगे। लगभग 2-2:30 बजे के वक्त उन्हें एक बार लंच ब्रेक दिया जाएगा और उसके बाद शाम को 6 बजे के समय हो सकता है 6-7 बजे के वक्त उनको बोला जाए कि आज की पूछताछ खत्म हो चुकी है। अभी फिलहाल ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि क्या आज आखिरी दिन की पूछताछ है या नहीं है, क्योंकि आप याद रखिए राहुल गांधी को 5 दिन तक पूछताछ हुई थी उनसे और 50 घंटे की पूछताछ हुई थी। लेकिन अगर बात करें सोनिया गांधी की तो अब तक 8 घंटे की पूछताछ हुई है। आज अगर 6 घंटे की पूछताछ होती है तब भी 14 से 15 घंटे की ही पूछताछ होगी। उसमें ईडी का ये कहना है कि जो प्रमुख सवाल थे उस पर उन्होंने सोनिया गांधी के जवाब ले लिए हैं। और मैं आपको एक बड़ी जानकारी दे दूं, जब सोनिया गांधी से एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पैसों को लेन देन को लेकर बात की गई तो सोनिया गांधी ने साफ तौर पे बोला कि जो पैसों के लेन देन का मामला है वो मोतीलाल वोरा, जो कि उस वक्त ट्रेजरर हुआ करते थे, खजांची हुआ करते थे कांग्रेस, एजेएल और यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के, उनके पास उनकी जानकारी है। लेकिन ये सवाल और इसके जवाब इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मोतीलाल वोरा अब जिंदा है नहीं। सेम जवाब राहुल गांधी ने भी दिया हुआ था। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो सोनिया गांधी से कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी बाकी रह गए हैं और इसी के लिए ईडी का कहना है कि आज पूरे दिन की पूछताछ के बाद ही अगर सवाल रह जाएगा तो सोनिया गांधी को हो सकता है कि दोबारा भी आना पड़े। उनके साथ, सोनिया गांधी के साथ उनकी बेटी प्रियंका गांधी भी ईडी मुख्यालय में मौजूद हैं। लेकिन प्रियंका गांधी को जिस रूम में सोनिया गांधी से पूछताछ हो रही है वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। 2 डॉक्टर और एक एम्बुलेंस को भी स्टैंड बाई पे रखा गया है कि पूछताछ के दौरान अगर सोनिया की तबीयत खराब होती है तो उस वक्त डॉक्टर उनका ख्याल रख सकते हैं। ठीक है मुनीश, आप रहिए जरा साथ। अमित भी हमारे साथ, अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, आप जहां पर है वहां से जरा तस्वीरें दिखाई, क्योंकि एक तरफ तो पूछताछ, दूसरी तरफ कांग्रेस की भी अपनी तैयारी रहती प्रदर्शन की। किस तरीके की तस्वीरें? जी देखिए, इस वक्त हम कांग्रेस मुख्यालय में हैं और कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीरें आपके सामने। वीडियो सहयोगी मैं शगुन को कहूंगा कि वो आपको विजुअल्स दिखाए कि इस तरह से सेवा दल के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये तमाम जो ग्रुप आप देख रहे हैं जहां पे लोग बैठे हुए हैं पोस्टर्स लेके, सच न डरा है न डरेगा, इस तरह के पोस्टर्स लेके, ये सेवा दल के कार्यकर्ता हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और कल हमने देखा था कि कल जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था वो बहुत ज्यादा था। बड़ी संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हुए थे और लगातार बवाल चल रहा था कांग्रेस मुख्यालय के गेट पे, 24 अकबर रोड पे। लेकिन आज स्थिति, तस्वीर थोड़ी बदली है। उनको जांच के लिए बुलाया जाए तो बवाल वो सड़कों पर करे, और जब जब सोनिया गांधी जी ने टाइम मांगा, जांच एजेंसियों ने टाइम दिया। राहुल गांधी जी ने टाइम मांगा, उनको तब समय दिया। ये लोग जमानत पर हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर, ये जांच से क्यों भाग रहे हैं? और जहां दूसरी बात सदन की है उसको इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कांग्रेस जांच से बचने के लिए, गांधी परिवार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए सड़कों पर बवाल कर रही है और उसको सदन के साथ जोड़ने का काम कर रही है। सदन में चर्चा करने के लिए सरकार पहले दिन से तैयार थी, आज भी तैयार है। हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार थे, आज भी तैयार है। कांग्रेस आए तो सही चर्चा करने के लिए, सदन में आते नहीं, सड़कों पर बवाल मचाते हैं। चोरी भी और सीनाजोरी भी, भ्रष्टाचार भी और बवाल भी। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि राजा के इशारे पर ये तमाम चीजें हो रही हैं। मुझे लगता है केवल जनता का ध्यान अपने भ्रष्टाचार से हटाने के लिए राहुल गांधी जी इन शब्दों का उपयोग करते हैं और कांग्रेस के लोग सड़कों पर बवाल करते हैं, आगजनी करते हैं, हिंसा करते हैं और दूसरी तरफ सत्याग्रह का नाम लेते हैं। आम आदमी को प्रताड़ित करने का काम सड़कों पर ये लोग कर रहे हैं। जांच एजेंसियों को सामना नहीं ये करना चाहते और भ्रष्टाचार की जांच से भागना चाहते हैं। जमानत पर सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी आखिर किस बात से डर रहे हैं? अमित भारद्वाज हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, आप तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ दिल्ली के मुख्यालयों में नहीं, पूरे देश भर में इस तरीके की तैयारी के साथ मौजूद है।
जी देखिए, कांग्रेस मुख्यालय की तस्वीर आपके सामने, लगातार नारेबाजी चल रही है। सेवा दल के इस तरफ कार्यकर्ता हैं, वर्कर्स हैं जो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता भी बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं मैसेज वही है कि ईडी का जो एक्शन है गांधी परिवार के खिलाफ, उसके खिलाफ नारेबाजी लगातार जारी है। अभी से थोड़ी देर पहले हमने हरीश रावत से बात की थी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री। उनका कहना कि सत्याग्रह की जीत होगी और ये पूरा का पूरा आंदोलन असल में सिर्फ गांधी परिवार से क्वेश्चनिंग हो रही है, इस वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि जो इनजस्टिस हो रहा है और जिस तरह से ईडी का दुरुपयोग हो रहा है उसके खिलाफ भी है। हालांकि जब हमने उनसे पूछा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत नहीं मिली है तो उनका कहना था कि कानून बनाना और कानून में संशोधन करना संसद का काम है, लेकिन विपक्षी पार्टियां इसी तरह से अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगी। किरण वालिया है हमारे साथ, दिल्ली की पूर्व मंत्री रही हैं। मैम, प्रदर्शन चल रहा है, देश भर के अलग अलग राज्यों में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कांग्रेस तभी जागती है जब गांधी परिवार के ऊपर इस तरह का एक्शन होता है। हम लोग इस मुद्दे पे नहीं, आप दिल्ली प्रदेश देख लीजिए, सारा टाइम आपको रिकॉर्ड पे बता दूं, तो फिर ऐसा तो मत बनिए ना, मोदी मीडिया मत बनिए। नहीं मैम, ये सवाल इसलिए उठेगा ना, सवाल चाह रही हूँ हर शहर में, हर प्रदेश में कांग्रेस जिंदा है और मैं दिल्ली से तो पूरी वाकिफ हूँ। 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने खुद भाग लिया है और सड़कों पर हम हैं, तो ये कैसे कहा जा सकता है? कहने को तो कुछ भी कह दो। इस समय बहुत गंभीर मामला है। गंभीर मामला ये है कि जो इन्होंने आरोप लगाया है, हमने भी विशेषज्ञों से बात की है, उसमें से निकलने वाला कुछ भी नहीं है और ये सिर्फ बदनामी की बात है। बहुत अच्छा होता है कोई प्रधानमंत्री अपने जहन को भी देखता, अपनी स्मृति ईरानी को भी देखता, अपने उन अनेकों लोगों को और अपने अनेकों निर्णयों को देखता, अपनी महंगाई और जीएसटी को देखता, मगर उधर तो देखना ही नहीं है, विपक्ष को देखना है। कोई बात नहीं, हमको मालूम है, हम इसमें से साफ निकलेंगे। ठीक है, अमित लौटेंगे आपके पास। किशनगंज में स्कूलों की छुट्टी रविवार यानी संडे को नहीं बल्कि जुम्मे के दिन रखी जाती है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या किशनगंज का कानून देश से अलग है और किसके कहने पर किशनगंज के स्कूलों में जुम्मे की छुट्टी दी जाती है? हिंदुस्तान के नक्शे पर बिहार का किशनगंज जिला इस वक्त देश में नई बहस का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि किशनगंज में पूरे देश से अलहदा एक कानून चल रहा है। जी हां, पूरे देश के स्कूलों में छुट्टी रविवार यानी संडे की रहती है, लेकिन बिहार के किशनगंज जिले में शुक्रवार यानी जुमे को स्कूल बंद रहते हैं। बहस इन सवालों से शुरू होती है। किशनगंज के स्कूलों में पूरे देश से अलग नियम क्यों हैं? किशनगंज में स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी क्यों कर रहे हैं? किशनगंज में स्कूल वाले सरकारी नियमों को क्यों नहीं मानते हैं? क्या किसी खास एजेंडे के तहत किशनगंज के स्कूल जुमे की छुट्टी रखते हैं? क्या किशनगंज मुस्लिम बहुल होने की वजह से वहां के कायदे कानून देश से अलग हैं? किशनगंज के स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर बिहार सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती है? किशनगंज में जुमे के दिन स्कूलों की छुट्टी की परंपरा क्यों और कैसे शुरू हुई? बिहार में किशनगंज के 37 स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी रखी जाती है। इन स्कूलों में संडे यानी रविवार के दिन बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और जुमे के दिन स्कूल बंद रहते हैं। हम आपको बता दें कि जुमे के दिन नमाज पढ़ने के लिए बंद होने वाले ये स्कूल कोई मदरसे या मौलवियों के नहीं हैं, बल्कि ये सरकारी स्कूल हैं, सरकारी पैसे से चलते हैं। अब सवाल यह है कि किशनगंज न तो सऊदी अरब में है, न संयुक्त अरब अमीरात में है, न ईरान में और न इराक में, न कुवैत में है, न इजराइल में, न लीबिया में, ओमान में, इजिप्ट या फिर सूडान में है। यहाँ जुमे के दिन स्कूलों में छुट्टी रहती है। किशनगंज तो बिहार में है, तो फिर यहाँ पूरे देश से अलग कानून क्यों है? हम लोग को तो पहले से भी जानकारी थी, लेकिन चूंकि स्थानीय वातावरण उस माहौल पे डिपेंड करता है जहाँ पे हिंदू शिक्षिका या शिक्षक वहाँ जाते हैं, तो एक स्थानीय जो उनका प्रबंधन समिति होता है उसके दबाव में काम करते हैं। लेकिन भाजपा का तो हमेशा यही है, पहले हिजाब के पे था, मंदिर मस्जिद था, अब नया अब दिन पर हो रहा है। इनके पास करने को कुछ नहीं है, बस इस तरह की ये बात करते रहते हैं कि हाँ दिन पर करें। मोदी जी ने जो बीज बोया था वो पेड़ बन के अभी उसकी शाखें नफरत की तरफ फैलते जा रही है।
आज तक की टीम किशनगंज में स्कूलों की पड़ताल के लिए निकलती है और ये पता चलता है कि जिले के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय करबला समेत 37 ऐसे स्कूल हैं जहां जुमे की छुट्टी रखी जाती है। आज तक की टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात की। आइए सुनते हैं वो इस पर क्या कह रहे हैं। ये पूर्व नियोजित है, पहले से ही हो रहा है। ऐसा कोई हम अभी हुआ हो ऐसा या विभाग का आदेश हो, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूर्व नियोजित है, पहले से बंद होता हुआ है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या बिहार सरकार की तरफ से किशनगंज के स्कूलों को ऐसा करने की ढील दी गई है? अगर ऐसा है तो क्यों? तो चलिए ये भी समझने की कोशिश करते हैं। किशनगंज बिहार का अकेला जिला है जहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। जिले में करीब 68% मुस्लिम आबादी है तो लगभग 31% हिंदू आबादी है। किशनगंज एक ओर नेपाल से घिरा हुआ है, दूसरी ओर पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल की 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी इसे बांग्लादेश से अलग करती है। किशनगंज 1990 में स्वतंत्र जिले के तौर पर सामने आया। किशनगंज बिहार में चाय उत्पादन करने वाला एकमात्र जिला है। किशनगंज जिले में किशनगंज लोकसभा सीट आती है। मुस्लिम बहुल आबादी होने की वजह से यहाँ अधिकतर पार्टियां मुस्लिम उम्मीदवारों को ही मैदान में उतारती हैं। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक ब्रांच भी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के किशनगंज कैंपस की नींव 2014 में रखी गई थी। जब आज तक ने किशनगंज में जुमे के दिन स्कूलों की छुट्टी का कारण पूछा तो बताया गया कि ये पुरानी परंपरा है। लेकिन सवाल उठता है कि बिना सरकारी आदेश के ये परंपरा कब से शुरू हुई? तो फ्राइडे को चूंकि हमारा विद्यालय बंद रहता है तो हम लोग उसको बाहर पूरा कर लेते हैं, और संडे को तो चूंकि सारा कार्यालय बंद रहता है तो हम लोगों का अपना पर्सनल काम नहीं हो पाता है, इसलिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। विभाग अगर कहेगा कि भाई फ्राइडे को नहीं संडे को बंद किया तो विभाग आदेश देगा, हम लोग विभाग के अधीन है। जिला पदाधिकारी का भी कहना है कि ये परंपरा सालों से चली आ रही है, जिसे अब तक नहीं बदला गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि स्कूलों को जुमे के दिन बंद करने का कोई आधिकारिक दस्तावेज उनके पास नहीं है। पूरे जिले में स्कूल्स हैं हमारे, जिनकी सूची प्रखंडों के माध्यम से और हमारे स्कूलों के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो इसका कोई सरकारी आदेश भी मिला है क्या सर आप लोगों को कि स्कूल बंद रखना है? चूँकि ये बहुत लंबे समय से चल रहे हैं और किशनगंज कभी पूर्णिया जिला का अंग हुआ करता था, एक ही डिस्ट्रिक्ट के अधीन, तो पूर्णिया डीओ से संपर्क करने का प्रयास किया गया है कि उस लेवल पे यदि कोई पत्राचार हुआ हो या कोई निर्देश जारी हुआ हो तो फिर हम आपको आगे बताने की स्थिति में होंगे। अब सवाल ये भी है कि बिहार के किशनगंज में मुस्लिम की आबादी ज्यादा है तो क्या आबादी के हिसाब से ही नियम तय होते रहे हैं? हमने बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री से भी किशनगंज के स्कूलों में जुमे की छुट्टी पर सवाल किया। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। और हम लोगों ने वहां से जिला शिक्षा पदाधिकारी से रिपोर्ट मांगा है, वो रिपोर्ट आ जाता है, फिर जो भी नियमानुकूल है वो होगा। तो क्या ये सरकारी आदेश कोई है कि मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में शुक्रवार को अवकाश होना चाहिए? नहीं, इसीलिए ना अवकाश के बारे में कुछ निर्णय यहाँ से होता है, कुछ जिला स्तर से होता है। इसी के बारे में तो हम लोगों ने रिपोर्ट मांगी है, वो रिपोर्ट आ जाती है, फिर जो नियमानुकूल है वो निर्णय लिया जाएगा। अगर पूरे देश में संडे को छुट्टी होता है तो संडे को ही होना चाहिए। अब धर्म के नाम पर कभी हम लोग हिंदू धर्म के लोग कहे कि नहीं मंगलवार को छुट्टी दे दो, नहीं बृहस्पतिवार को हमारा पूजा होता है छुट्टी दे दो, तो ये सही नहीं है। भाजपा क्या मांग करती है उससे मेरा मतलब नहीं है, मतलब इसी बात से है कि पढ़ाई होती है, जहाँ पढ़ने वाले बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत नहीं है, शुक्रवार को बंदी से दिक्कत नहीं है, पढ़ाने वाले को दिक्कत नहीं है शुक्रवार को कि बंदी हो रही है, वो खुशी खुशी बच्चे भी रविवार को आ रहे हैं, पढ़ाने वाले भी आ रहे हैं। किशनगंज के स्कूलों में जुमे के दिन छुट्टी को लेकर बवाल और सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि क्या स्कूलों में भी धर्म के आधार पर नियम तय होंगे? व्यवस्था धर्म के आधार पर चलेगी? नियम सरकार और संविधान से चलेंगे या मनमर्जी से चलेंगे? अगर बचपन की शिक्षा ही धर्म के नाम पर दी जाएगी तो संविधान में समानता की बात कहां रह जाएगी? किशनगंज से गौरव कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना, आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।